हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एससी एजुकेटर्स। और ये है हमारे PYQ सीरीज का थर्ड वीडियो जिसमें हम लोग करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम्स दैट कंजम्पशन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस. Second statement is autonomous consumption is the ratio of total consumption to total income. यहाँ पे second statement जो है that is false and first statement is true. तो correct option है option A, that is statement 1 is true and statement 2 is false. The value of dash can be greater than 1. क्या MPC की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है? नहीं, MPC की वैल्यू हमेशा 0 to 1 लाई करती है। क्या APC की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है? APC का फॉर्मूला क्या होता है? APC इज इक्वल्स टू C बाय Y। तो क्या मेरा कंजम्पशन मेरी इनकम से ज़्यादा हो सकता है? हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है APC, द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन 1. ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिंग द डैश एंड डैश फंक्शन. क्या लिखा है हमें? एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. Suppose for a given economy S is equals to minus 60 plus 0.1 Y, I is equals to 4000 crores, where S is equals to saving function, Y is equals to national income and I is equals to investment expenditure. Equilibrium level of income would be dash crores. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? S is equals to minus 60 plus 0.1 Y बोला है। और अगर मैं बात करूँ कि एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम S इज इक्वल्स टू I, और I अगर मुझे 4000 दिया हुआ है तो मैं S को I से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। तो I के जगह पे हम लोग 4000 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस 60 प्लस 0.1 Y. माइनस 60 अगर इस तरफ चला जाएगा तो 4000 प्लस 60 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0.1 Y. ये हो गया 4060 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल्स टू Y. अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 40,600. हमारा आंसर क्या आ गया? 40,600. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड का ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप. इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग. यहाँ पे स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है और स्टेटमेंट 1 सही है. तो ऑप्शन ए इज आर आंसर. इफ इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4 and autonomous consumption is 30, then the relevant consumption function would be. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, हमें कंजम्पशन फंक्शन बोला है. तो कंजम्पशन फंक्शन सबसे पहले तो क्या होता है? C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY. B मतलब MPC. यहाँ पे C इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन 30 दिया हुआ है प्लस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 है. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? K इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है और K का फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC. तो 4 इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC करेंगे तो ये हो जाता है 1/MPS. तो 4 इज इक्वल्स टू ये हो गया. तो MPS अगर इस तरफ जाएगा तो MPS इज इक्वल्स टू 1/4 और 1/4 होता है 0.25. अगर MPS हमारा 0.25 आया है तो MPC कितना आएगा? 0.75. तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.75 Y. तो ये वाला जो इक्वेशन हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो इक्वेशन यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा है, ये रहा. तो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर. C इज इक्वल टू 30 प्लस 0.75 Y. If increase in national income is equal to increase in savings, the value of marginal propensity to consume would be.
इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यहाँ पे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। अगर दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग्स, और हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो चेंज इन एस है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वाई। तो जितनी मेरी एडिशनल इनकम हुई थी उतनी मैंने पूरी की पूरी सेव कर दी, तो मैं कंजम्पशन क्या करूँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, इक्वल टू 0। If an economy the value of marginal propensity to save is 0.25, what will be the value of increase in income if investment increased by 200 करोड़। अगर हमारी इकोनॉमी में MPS इज इक्वल्स टू 0.25 है तो MPC कितना हो जाएगा, 0.75। ढूंढना क्या है, what will be the value of increase in income। इंक्रीज इन इनकम की क्या वैल्यू होगी अगर इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 200 करोड़। तो अब हम यहाँ पे बात करें तो हम चेंज इन आई और चेंज इन वाई है, तो चेंज इन आई और चेंज इन वाई पूरे के पूरे 7th 8th और 9th चैप्टर में एक ही जगह पे यूज होता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कहाँ पे यूज होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में k इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन y बाय चेंज इन i। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन y बाय चेंज इन i। तो अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखूँ k इज इक्वल्स टू चेंज इन y बाय चेंज इन i, हमें फाइंड क्या करना है, हमें चेंज इन y फाइंड करना है। तो हमें उसके पहले k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो k इज इक्वल्स टू 1/MPS भी होता है, और MPS हमें दिया हुआ है 0.25, दैट इज़ 1/4। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये 1/0.25 करता हूँ मैं, तो ये हो जाता है 4 टाइम्स। तो k की वैल्यू में क्या मिल गई, 4। अब मैं अगर उस फॉर्मूला में डालूँ k इज इक्वल्स टू चेंज इन y बाय चेंज इन i, तो 4 इज इक्वल्स टू चेंज इन y बाय चेंज इन i कितना दिया हुआ है हमें, 200। ये अगर इस तरफ जाएगा तो मेरा आंसर आएगा 800, दैट इज चेंज इन y। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी, 800 करोड़। इफ अ लीनियर कंजम्पशन कर्व टेक्स अ पैरेलल शिफ्ट डाउनवर्ड्स द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल। अगर कंजम्पशन कर्व है वो पैरेलली डाउनवर्ड शिफ्ट होता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। द इंड्यूस्ड कंजम्पशन शोज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। विथ अ सर्टेन इंक्रीज इन इनकम इंड्यूस्ड कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इंड्यूस्ड कंजम्पशन की वजह से कंजम्पशन और इनकम के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये पता चलता है हमें। स्टेटमेंट 2 में हमें पता चलता है कि विथ सर्टेन इंक्रीज इन इनकम इंड्यूस्ड कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी। फिर है डैश रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच कैन बी मेट बाय करस्पॉन्डिंग सप्लाई इन द इकोनॉमी। Dash refers to the level of aggregate demand which can be met by corresponding supply in the economy, that is effective demand. Statement 1, the level of consumption has a direct impact on the amount of savings the households can accumulate over time. Statement 2, higher consumption often leads to lower savings while lower consumption tend to facilitate higher levels of savings. यहाँ पे भी अगेन दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। इफ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स अ टैक्स कट एंड पीपल यूज मोस्ट ऑफ देयर एक्स्ट्रा मनी टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन, दिस सजेस्ट अबाउट द MPC दैट इट इज हाई इंडिकेटिंग पीपल आर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन इनकम। अगर गवर्नमेंट टैक्स कट लगाता है और पीपल जितने भी लोग हैं वो लोग अपनी एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा मनी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि MPC जो है
उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम. Question 14. The interaction between the concept of price and the dynamics of aggregate demand in an economy is interconnected as the price level increases, aggregate demand increases, the price level increases and aggregate demand decreases. Change in the price level have no impact on aggregate demand, या फिर the relationship between the price level and aggregate demand is unpredictable. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, the price level increases and aggregate demand decreases. उसके बाद है given an economy with a consumption function C is equals to 750 plus 0.5 Y, where C represents consumption expenditure, Y represents national income and an investment expenditure of 2300. What would be the consumption expenditure at the equilibrium level? हमें क्या फाइंड करना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें सी फाइंड करना है. अगर सी इज इक्वल्स टू 750 प्लस 0.5 वाई दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें आई दिया हुआ है 2300, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमें जैसे पता है कि एट इक्विलिब्रियम S इज इक्वल्स टू आई होता है, तो मैं यहाँ पे सेविंग फंक्शन डालता हूँ. S इज इक्वल्स टू माइनस 750 प्लस 0.5 वाई. अब मैं S के जगह पे I लिख सकता हूँ, दैट इज़ माइनस 750 प्लस 0.5 वाई. अब I को मैं इससे रिप्लेस कर दूँगा, दैट इज़ 2300 इज इक्वल्स टू माइनस 750 प्लस 0.5 वाई. अगर ये इस तरफ जाएगा तो 2300 प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0.5 वाई हो जाएगा. अब इसको अगर मैं टोटल करूँ तो ये हो जाता है 3050 3050 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू वाई. फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 1 जा 5 6 जा 6100. अब ये जो 6100 हमारा आया है, ये हमें क्या मिला? दिस इज़ इनकम. ये हमें क्या मिला है? 6100 हमें इनकम मिली है. हमें फाइंड क्या करना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो C इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू C प्लस S. Y हमें मिला है 6100, C हमें फाइंड करना है. अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे I इज इक्वल्स टू इतना है तो मैं इसी को सेविंग्स भी कंसिडर कर सकता हूँ, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम S इज इक्वल्स टू I. तो ये हो जाएगा 2300. अब अगर मैं 6100 माइनस 2300 करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 6000 में से 2000 गया 4000, 4000 में से 4100 माइनस 100 4000 और उसमें से 2 गया तो 3800. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 3800. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. The consumption curve is an upward sloping straight line curve due to the direct relationship between income and consumption. The assumption of constant marginal propensity to consume. Aggregate demand curve and consumption curve are parallel to each other. क्या एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं? क्या कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है? क्यों है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, all willing and able-bodied people get employment at prevailing wage rate.
दोनों ही चीजें सही है, सो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. At break-even level of income, the value of APC is 0. Sum of APC and APS is always equal to 1. यहाँ पे ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पे APC 0 नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन सम ऑफ APC एंड APS इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये सही है। सो A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। Saving curve makes a negative intercept on the vertical axis at zero level of income. Saving function refers to the functional relationship between saving and income. ये भी सही है और ये भी सही है। So A is नहीं, saving function refers to functional relationship between saving and income. सही दोनों है, लेकिन जो रीजन है that is not the correct reason for assertion. So option B is the correct answer where both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Question number 20 है, when income is 0, consumption is also 0. क्या जब income 0 होती है तब consumption 0 होता है? नहीं, consumption can never be 0. There always exists a minimum consumption, also known as autonomous consumption. तो even at 0 level of income there will be minimum consumption. तो पहला यहाँ पे गलत हो गया। अगर पहला ही गलत हो जाता है तो हम हमेशा ऑप्शन डी ऑप्ट करते हैं, दैट इज A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। फुल एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन वेयर ऑल दोज वर्कर्स हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क गेट एम्प्लॉयमेंट एट प्रिवेलिंग वेज रेट। द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज अचीव्ड ओनली व्हेन द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। क्या जरूरी है कि इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम पे हो तभी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आए? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। तो A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ड्यू टू COVID-19 situation, there has been a fall in the saving of people and they are spending the savings. This has led to the consumption to be done by reduction of savings. In order to control the situation, the government has announced various stimulus packages to revive the economy and providing employment through road and railway building projects. Still, the desired savings or ex ante savings that is required for the functioning of the economy has reduced. It is seen that the private consumption expenditure, private investment expenditure and ex ante savings has reduce the aggregate demand in the economy. Ex ante savings का मतलब क्या होता है? planned savings. ex ante savings का मतलब क्या होता है? planned savings. और ex post अगर आता है कहीं पे भी तो ex post का मतलब होता है actual savings. अब इस केस के बेसिस पे हमें ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं। Due to COVID-19 situation, what has happened? Ex ante savings has increased, ex post saving has increased, ex ante saving has reduced या फिर ex post saving has reduced. यहाँ पे क्या हो रहा है? ex ante savings जो चाहिए वो कम हो रही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ex ante saving has reduced. Fall in the saving is due to, सेविंग जो है वो क्यों कम हो रही है? क्या मेरी इनकम कम हो गई, या फिर मेरा कंजम्पशन बढ़ गया, या फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, या फिर जो सेविंग्स है वो मैं कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है यूजिंग सेविंग्स फॉर कंजम्पशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिड द गवर्नमेंट यूज टू इंक्रीज द सेविंग एंड कंजम्पशन इन द इकोनॉमी? गिविंग स्टिमुलस पैकेजेस पहला किया था, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं किया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये भी नहीं किया, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ये किया था, इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी ये नहीं किया था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट पेयर हो जाएगा 1 and 4, दैट इज ऑप्शन सी। It is seen that the private consumption expenditure, private investment expenditure and ex ante savings has reduced the dash in the economy. इसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में क्या कम हुआ था? एग्रीगेट डिमांड कम हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है
Option A. Again, an economy is in short run equilibrium when the aggregate amount of output demanded is equal to aggregate amount of output supplied. In the AD-AS model, you can find the short run equilibrium by finding the point where AD intersects SRAC. The equilibrium consists of equilibrium price level and equilibrium output. A good practice is to think of short run equilibrium as how much real GDP in this economy creating right now and what is the CPI an economy has right now. In our analysis of market, an economy is disequilibrium result in price adjusting until the market finds an equilibrium. The same general idea applies to a short run macroeconomic equilibrium as well, but a minor modification. If the amount of output demanded is greater than the amount of output produced, people chase after the limited goods available and drive up the price level. In response to the increase in price level, producers create more goods and services. This continues until the amount of aggregate production equals the amount of aggregate demand. ये हमें यहाँ पे सिचुएशन दी हुई है. अब इसके बेसिस पे हमें आंसर्स करने हैं. What is the above article talking about? तो हमें ऊपर जो भी आर्टिकल अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे मेनली किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे शॉर्ट रन में AD और AS डिसइक्विलिब्रियम पे होगा, आउटपुट पे क्या असर आएगा, ये सारी चीज़ों की बात हो रही थी. सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, व्हेन इज द इकोनॉमी इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम? आर्टिकल के हिसाब से इकोनॉमी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ आउटपुट demanded is equal to aggregate amount of output supplied. In short, जब AD is equals to AS. With the help of the information given in the article, what would happen if aggregate demand is less than aggregate supply at full employment level in the equilibrium? जब aggregate demand AD is less than AS होगा at full employment equilibrium, तो उससे इकोनॉमी पे क्या असर आएगा? So when aggregate demand is less than aggregate supply, it will create a situation of deficient demand, leading to the price in the economy to fall down drastically and creating deflationary situation in the economy. The government in such case needs to influx the cash with the help of increasing its expenditure. अगला क्वेश्चन है, in an economy the autonomous consumption is 100. ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब सी बार हमें दिया हुआ है 100. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC इज इक्वल्स टू 0.6. इफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 2000, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट I मुझे दिया हुआ है 300. जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ वैलिड कैलकुलेशन. तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो मुझे I दिया हुआ है, C बार दिया हुआ है, तो एट इक्विलिब्रियम S इज इक्वल्स टू I, तो S इज इक्वल्स टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस B Y, तो I इज इक्वल्स टू माइनस C बार प्लस MPS ऑफ Y में लिख सकता हूँ. I हमें दिया हुआ है 300, C बार माइनस 100 हो जाएगा. MPC अगर 0.6 है तो MPS कितना हो जाएगा? 0.4. तो ये हो गया आपका 0.4 Y. अगर ये इस तरफ जाएगा तो 300 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0.4 Y. ये हो गया आपका 400 बाय 0.4 इज इक्वल्स टू Y. ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू Y. Y हमें मिल गया 1000. यहाँ पे हमें Y क्या मिला है? 1000. अब मुझे पूछा गया है इफ़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी इज़ 2000, द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज़ 3000, जस्टिफाई द वैलिड कैलकुलेशन. क्या ये सही है? हमें यहाँ पे बोला गया कि इकोनॉमी 2000 पे इक्विलिब्रियम होनी चाहिए और हमारा आंसर क्या रहे? 1000. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है नो, द इकोनॉमी इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम.
क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट आपको? फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर। व्हाट डज द शेडेड एरिया ए ओ बी इंडिकेट? ये वाला जो एरिया है ये हमें क्या बताता है? ये हमारी एक्सिस है, यहाँ से अगर नीचे की तरफ जा रहा है सो दिस इंडिकेट्स डिस सेविंग्स, द शेडेड एरिया इंडिकेट्स डिस सेविंग्स। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट बी? पॉइंट बी यहाँ पे सेविंग जीरो होती है, सो इट इंडिकेट्स एट पॉइंट बी इज ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम एंड सेविंग्स आर zero. If an economy ex ante aggregate demand is more than ex ante aggregate supply, elaborate the possible impact of the same. ये आप लोगों के एक टॉपर का आंसर लिखाया गया है कि किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना होता है और लिखना होता है। एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, सो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। So it refers to a situation where people are planning to buy more than what the producers were willing to supply. Due to this situation, the inventories available with the producers will start falling. So to maintain the stock at desired level, producers will hire more laborers which will generate employment. Due to this, distribution of factor income will increase, which will increase the income. If planned saving exceeds planned investment in an economy, explain its likely impact on income, output and employment. When planned savings exceeds planned investment, it means households are planning to consume less than what firms are expected them to consume. This will lead to unintended accumulation of inventories. To restore the desired intended level of inventories, producers may contract production, which in turn reduces the employment, output and income level. If national income is 250 and savings is 80, find out average propensity to consume. यहाँ पे मुझे बोला गया है कि APC फाइंड करना है। APC का फॉर्मूला होता है C/Y। अगर मुझे बोला गया है कि इनकम 250 है, ध्यान से देखो, नेशनल इनकम दी हुई है 250, सेविंग दिया हुआ है 80, लेकिन सी नहीं दिया, तो सी कैसे निकलेगा? y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। वाई 250 है, एस 80 है, तो ये अगर इधर जाएगा तो 250 माइनस 80 इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। तो 250 में से अगर 80 गया तो हमारे पास कितना बचेगा? 170, दैट इज कंजम्पशन। तो कंजम्पशन भी मुझे मिल गया 170, y मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 250। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे c कितना आया हमारा? 170 डिवाइडेड बाय 250, तो 17 डिवाइडेड बाय 25 को अगर हम करते हैं तो मेरे हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए 0.68। एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 170 डिवाइडेड बाई 250 0.68, करेक्ट। तो ये आ जाता है 0.68। फिर मुझे क्या पूछा गया है? व्हेन नेशनल इनकम राइजेस टू 390, मतलब चेंज इन इनकम एंड सेविंग टू 150, व्हाट विल बी APC एंड MPC? यहाँ पे दोनों चीजें पूछी गई है, APC एंड MPC। सी national income increases to 390, savings 115। तो अगेन अगर मैं ये वाला लॉजिक लगाता हूँ, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो 390 115 तो 390 माइनस 115 इज इक्वल्स टू सी, तो ये हो गया 290, 280, 275। अब APC इज इक्वल्स टू C/Y, दैट इज 275 डिवाइडेड बाय 390। तो 275 डिवाइडेड बाय 319 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.7।
0.70। फिर हमें फाइंड करना है MPC, तो MPS, तो MPS का फॉर्मूला होता है चेंज इन S डिवाइडेड बाय चेंज इन Y। अब चेंज इन सेविंग कहाँ से निकालेंगे, पहले 80 था 115 हो गया, तो कितने से चेंज आया, ये हो गया आपका 35, तो चेंज इन S कितना है 35। चेंज इन Y कितना है 250 से 390 हुआ, दैट इज 140, तो 35 डिवाइडेड बाय 140 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 0.25। तो ये हो गया, APC ढूंढना था, ये मिल गया हमें 0.68, यहाँ पे APC ढूंढना था, ये हमें मिल गया 0.70, और MPS ढूंढना था वो हमें मिल गया 0.25। Given a consumption curve, derive saving curve and state the steps taken in the process of derivation. Use diagram. मुझे कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डिराइव करने को कहा गया है, तो सबसे पहले तो मैं दो डायग्राम बनाऊंगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मुझे क्या करना है, कंजम्पशन कर्व में से सेविंग कर्व को डिराइव करना है। तो अगर कंजम्पशन कर्व में से सेविंग कर्व डिराइव करना हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो कर्व हमें डिराइव करना है वो कर्व ऊपर आएगा, नहीं, जो कर्व हमें डिराइव करना है वो कर्व, उसका डायग्राम नीचे बनाएंगे, और जिस कर्व में से हमें डिराइव करना है उसका डायग्राम मैं ऊपर बनाऊंगा। यहाँ पे मुझे क्या डिराइव करना है, सेविंग कर्व डिराइव करना है, और किस में से डिराइव करना है, कंजम्पशन कर्व में से डिराइव करना है। तो कंजम्पशन कर्व कैसे बनता है, ये हो गया आपका C, ठीक है, दिस इज योर इनकम जो 0 से स्टार्ट होगी, ये कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ से एक लाइन खींचो और उसको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच करवाओ, ये हो जाता है आपका सेविंग कर्व। जिस पॉइंट पे ये इक्वल होता है C इज इक्वल्स टू वाई, उसी पॉइंट पे सेविंग्स 0 होता है, और ये हो गया आपका -C बार। तो ये हो जाता है, दिस इज हाउ यू डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। लेबलिंग करना मत भूलना, यहाँ पे आपको इनकम भी लिखना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे कंजम्पशन एंड इनकम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेविंग की बात कर रहे हैं, तो लेबल करना मत भूलना क्योंकि लेबलिंग का आधा मार्क्स होता है। अगर आप लोगों ने लेबलिंग नहीं की तो आपका सीधा सीधा आधा मार्क कट जाएगा। फिर आ जाते हैं 30, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 500। यहाँ पे मुझे C और I दोनों की वैल्यू दी हुई है 500, MPS इज 0.2 एंड नेशनल इनकम इज 4000। हमें फाइंड करना है कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। तो अगेन S इज इक्वल्स टू -C बार प्लस MPS ऑफ Y, I इज इक्वल्स टू -C बार प्लस MPS ऑफ Y। I की वैल्यू मुझे दी हुई है 500, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी 500 बोला हुआ है, प्लस MPS हमें दिया हुआ है 0.2, ये अगर इस तरफ जाएगा तो 1000 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू वाई, तो ये 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू वाई, दिस बिकम्स 5000 इज इक्वल्स टू वाई। तो हमारे पास वाई आया है 5000 और हमें बोला गया कि नेशनल इनकम कितनी है 4000। तो क्या इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, नहीं, तो हमारा आंसर हो जाता है नो, द इकोनॉमी इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। If in an economy planned spending is greater than planned output, explain all the changes that will take place in the economy. अगर planned spending refers to planning to purchase final goods and services during a year, planned output means production units planning to produce final goods and services during a year. When planned spending is higher than planned output, producers find stock falling below the desired level. They start raising production
and this raise in income level still inventories reaches desired level and the economy is in equilibrium. या इन शॉर्ट यहाँ पे हमें ये कहना जा रहा है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम था, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे. कब तक बढ़ाएंगे, जब तक डिजायर्ड इन्वेंटरीज रीच नहीं हो जाती. और दिस विल इंक्रीज द इनकम एज वेल एज इकोनॉमी विल अटेन इक्विलिब्रियम. घुमा के क्वेश्चन पूछा है, बाकी पूछना एक ही चीज़ चाह रहे हैं. चेंज इन वाई कैलकुलेट करना है. हमें दिया हुआ है MPC 0.8 और चेंज इन आई 1000. तो सबसे पहले तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. K की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, K इज इक्वल्स टू 1/MPS. MPC अगर 0.8 है तो MPS कितना हो जाएगा, 0.2. तो ये हो गया 1/0.2, दैट इज 5 टाइम्स. तो K की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 टाइम्स. अब हम इसके फॉर्मूला में डालते हैं, दैट इज K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y बाय चेंज इन I. चेंज इन Y बाय चेंज इन I. K की वैल्यू क्या आई, 5. फाइंड क्या करना है हमें, चेंज इन Y. I कितना है, 1000. ये अगर इस तरफ जाएगा तो चेंज इन Y हमें मिल गया 5000. तो ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर. गॉट इट. अगला क्वेश्चन, डिफाइन मल्टीप्लायर. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन चेंज इन फाइनल इनकम. इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? सो देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर. क्योंकि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ेगी. सो द हायर इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, हायर इज द वैल्यू ऑफ MPC. ये है एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो अगर नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इफ वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 4. तो अगेन वही K की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, MPC कैलकुलेट करने को बोला है, दैट इज 1 माइनस MPC. तो ये दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1/MPS. और ये अगर इस तरफ जाता है तो MPS इज इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25. तो 0.25 हमें क्या मिला, MPS. और अगर MPS 0.25 है तो MPC हो जाता है 0.75, जो एग्जैक्टली यहाँ पे दिया हुआ है. फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, assuming there is an increase in marginal propensity to consume from 80% to 90% and change in investment to be 2000, using the concept of investment multiplier, calculate the increase in income due to change in MPC. अच्छा क्वेश्चन है. मुझे बोला गया है कि MPC की वैल्यू 0.8 से 0.9 हो गई, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट हमें ये फाइंड करना है कि इंक्रीज इन इनकम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन MPC. तो K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC. तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.08, जो हमें आंसर देगा 5 टाइम्स. और 0.9 की बात करें तो 10 हो जाएगा. नाउ चेंज इन Y इज इक्वल्स टू K इंटू चेंज इन I. तो 5 इंटू 2000 इज इक्वल्स टू 10,000 and 10 into 2000 is equals to 20,000. Hence, with change in MPC from 0.8 to 0.9, increase in income is 20,000 minus 10,000, that is 10,000 crores. तो मेरी ओरिजिनल इनकम 10,000 थी, बढ़ के 20 हो गई, तो चेंज कितना आया, दोनों का डिफरेंस इज 10,000. सो इंक्रीज इन इनकम इज 10,000 crores. ये हो जाता है आपका ADAS के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस. आपने नोटिस किया होगा कि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.